आइए तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हमारा मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का जो एक सीरीज चल रहा है उसमें हम दूसरा टॉपिक मतलब कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है भारत के अन्य राज्यों पर अधिकार कर लेता है, जिसमें कि हमने सबसे पहले फ्रांसीसी को जीतते देखा, यानी कि वो कर्नाटक के 3 युद्धों से उसको जीत लिया, फिर बंगाल जीता, उसके बाद मैसूर जीता। अब बारी है मराठा का। तो मराठा के बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो हमने बना दिया है, जिसमें कि हमने बात किया कि किस प्रकार से मराठा राज्य एक साम्राज्य के रूप में बनता है और वहाँ पे छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में और उसके उत्तराधिकारी के नेतृत्व में वो अपने परवान को चढ़ता है। अब हम बात करने वाले हैं मराठा वर्सेस अंग्रेज का क्या संबंध था। यहाँ पे हम खास करके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। और इसी के साथ ये मेरा मराठा वाला जो एक टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा और ये मराठा राज अब अंग्रेज का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सहायक संधि लाद दिया जाएगा और इसकी स्वायत्ता समाप्त हो जाएगी और अंग्रेज यहाँ का सुपर हीरो हो जाएगा। तो आई होप इसको एंजॉय करने वाले हैं आप। तो स्टे ट्यून स्टडी आर्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। आइए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले बात अगर हम पहला आंग्ल मराठा युद्ध का करते हैं तो हमने बताया था कि 1761 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और इसमें हमने देखा था कि बहुत क्षति हुआ था। मराठा का कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ की औरत बेवा ना हो गई हो, विधवा ना हो गई हो। इसके बाद फिर माधवराव जो है गद्दी पे बैठता है और वहाँ पे कुछ संभालने का कोशिश करता है। हालांकि माधवराव ने किसको हराता है? हैदर अली को हराता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दिल्ली पर वो चढ़ाई करने को आतुर होता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो ये मुगलों को भी चुनौती देता है। किसको? मुगलों को ये चुनौती देता है और इस प्रकार से मराठा जो है कुछ खोई हुई प्रतिष्ठा को मराठों को लाने का कोशिश करता है। कौन? तो ये माधवराव। लेकिन जैसे ही माधवराव का मृत्यु हो जाता है, माधवराव के मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव गद्दी पे बैठता है और ये पेशवा बनता है। फिर नारायण राव का बेटा रहता है माधव नारायण राव और माधव नारायण राव जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसका चाचा रघुनाथ राव ये खुद पेशवा बनना चाहता है। जब पेशवा नहीं बनता है तो अपने भतीजे माधव नारायण राव या नारायण द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसको ये मार देता है, अर्थात रघोबा जो है इसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद ये कहाँ चला जाता है? अंग्रेज के पास चला जाता है और जाता है, कहता है कि हमको आप पेशवा बनाओ, हम मराठा का अगला पेशवा बनेंगे, मैं आपको बहुत सारा सहायता दूंगी। अर्थात अंग्रेज से सहायता लेने चला जाता है और वो चाहता है कि हमको अंग्रेज मदद करे। और यहीं पे एक घटना घटित होती है, सूरत की संधि जो कि 1775 ईस्वी में बंबई की अंग्रेज सरकार वर्सेस रघोबा के बीच में होता है और यही आंग्ल मराठा युद्ध का नींव पड़ता है और यही आंग्ल मराठा युद्ध का कारण होता है। अर्थात रघोबा का अंग्रेज के पास जाना और सूरत की संधि 1775 में करना, यही आंग्ल मराठा युद्ध का नींव यहीं पे पड़ जाता है, जो कि बंबई की अंग्रेज सरकार वर्सेस रघोबा के बीच में होता है, यानी कि रघुनाथ राव के बीच में होता है। और इस संधि को कलकत्ता की अंग्रेज सरकार नहीं मानता है, चूँकि एक घटना घटित होता रहता है। 1772 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट ये पारित होता है और इसमें 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया है कि कलकत्ता की प्रेसिडेंसियाँ के अंतर्गत मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ रहेगी। तो इसी का हवाला देते हुए कलकत्ता की जो अंग्रेजी सरकार है उन्होंने ये कहा कि बिना हमसे पूछे हुए बम्बई की सरकार कैसे किसी के साथ संधि कर लिया। फलस्वरूप ये जो बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने जो सूरत की संधि मराठा के साथ किया है, इसको कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया और ये खुद जाकर के यहाँ पे एक संधि करता है और यहाँ पे जो संधि होता है उस संधि को बोलते हैं पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। तो
पुरंदर की संधि जो होता है कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार वर्सेस पूना के दरबार में, ये होता है 1776 ईस्वी में। और इस संधि के तहत हम देखते हैं कि बहुत सारे रियायती जो मिला था पेशवा को वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फलस्वरूप दो खफा हो जाता है, एक तो पेशवा खफा हो जाता है और दूसरा जो बम्बई की अंग्रेजी सरकार होती है वो खफा हो जाता है। फलस्वरूप यहीं पे विवाद का कारण उत्पन्न होता है। बम्बई की अंग्रेजी सरकार जो है वो मराठा को डायरेक्ट वार में हराना चाहता है, लेकिन बात उल्टा हो जाती है। यहाँ पे मराठा जब डायरेक्ट वार करने के लिए आता है तो मराठा जो है बम्बई की अंग्रेजी सरकार को पीट के भगा देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बरगांव की अपमानजनक संधि करना पड़ता है, किसको? बम्बई की अंग्रेजी सरकार को। तो बम्बई की अंग्रेजी सरकार को 1779 ईस्वी में बहुत ही अपमानजनक संधि करना पड़ता है, चूँकि अंग्रेज जो है मराठा से हार गया होता है और इसीलिए बरगांव की संधि वहाँ पे होती है। और इस संधि को हमने बताया कि वारेन हेस्टिंग्स 1772 के काल में वो वहाँ का गवर्नर जनरल रहता है। और ये जो वारेन हेस्टिंग होता है इसको ये संधि अर्थात बरगांव की संधि पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये अपमान का बात है, अंग्रेजों के लिए अपमान का बात है। भले ही बम्बई की अंग्रेज सरकार हारी है, लेकिन बम्बई की अंग्रेज सरकार किसके अंतर्गत आती है? वारेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आती है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल है और बंगाल के कंपनी के अंतर्गत ही, कलकत्ता की कंपनी के अंतर्गत ही आता है बम्बई और मद्रास की कंपनियां। फलस्वरूप ये इसको बहुत अपमान होता है और अपमान होने के क्रम में ये इसको सहन नहीं कर पाता है और ये जा करके अंग्रेजी सरकार एवं पूना दरबार के बीच सालवाई की संधि करती है 1782 में। तो यही जो सालवाई का संधि है, इसी सालवाई के संधि के बाद हम देखते हैं कुछ वर्षों तक युद्ध पे विराम लगता है, कुल मिलाकर के 1782 से लेकर के। और इसके बाद एक होता है वसीन की संधि जो कि 1802 ईस्वी में होता है। कुल मिलाकर के ये वसीन की संधि तक तो 1700 लेकर के 1802 ईस्वी अगर हम दोनों को देखें तो ये जो 20 वर्ष का काल होता है, इस 20 वर्ष में मराठा अपनी शक्ति को जाया कर देता है और अंग्रेज मजबूत होते रहता है। चूँकि अंग्रेज का मनसा ही होता है कि हमको भारत पे राज करना है, मराठों को हराना है और मराठा अपने गुटबंदी। चूँकि मराठा क्या था बाबू, तो मराठा जो है एक संघ है, मराठा संघ है जिसमें पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, पूना का पेशवा, बड़ौदा का गया और इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया। और इसके बाद फिर धार का देखते हैं, धार का पवार और बड़ौदा का पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, धार का पवार और एक रहता है भोंसले, ये रहता है भोंसले। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं ये जो 5-6 है ये संघ मिल करके ये बनाता है मराठा संघ और इसी से ये शासन करते रहता है। चूँकि हम देखते हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट का हो जाता है, एक महादजी सिंधिया और खास करके नाना फडणवीस। तो महादजी सिंधिया के संरक्षण में ही अर्थात इसी के मध्यस्थता से ही होता है सालवाई की संधि। और ये जो सालवाई की संधि होता है आने वाले 20 वर्षों में विराम लगता है, जो मराठा और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का काल होता है। तो यही जो मराठा का संधि होता है, सालवाई की संधि, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इस दोनों के बीच प्रभावशीलता के लिए द्वंद्व होता है। और हम देखते हैं कि फिर 1800 ईस्वी में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा रहता है, यह स्वेच्छाचारी शासक के रूप में काम करने लगता है। फिर स्वरूप सिंधिया और होलकर को आपस में लड़वा कर पेशवा खुद ही बहुत अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है और ये खुद शक्तिशाली बनने के क्रम में इधर रहता है। और दूसरी तरफ होलकर और सिंधिया भी चाहता है कि पेशवा को हमको कमज़ोर करना है, तो दोनों की तरफ से तावा गर्म रहता है। फलस्वरूप क्या करता है, 1801 ईस्वी में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या करवा देता है। फलस्वरूप होलकर जो होता है और पेशवा और सिंधिया की सेना को हरा देता है होलकर, और हसपद एक जगह का नाम है जहां पर ये हरा देता है। और इस प्रकार से देखे कि सभी में अर्थात पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, उसके बाद नागपुर का भोंसले, धार का पवार, इन सबों के बीच में हम क्या देखते हैं, तो इन सबों के बीच में हम देखते हैं कि द्वंद्व का दौर शुरू हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, पेशवा जो है भाग जाता है और बसीन में जाकर के शरण लेता है और वहीं पे बसीन की संधि 1802 ईस्वी में करता है। और इस प्रकार से पेशवा की स्वतंत्रता जो होती है वो अंग्रेजों के द्वारा
यहाँ पे छीन लिया जाता है, अर्थात पेशवा का स्वायत्ता जो है समाप्त हो जाता है। इसको छीन लेता है कौन? अंग्रेज छीन लेता है। और इस प्रकार से हम देखें तो पहला मराठा आंग्ल युद्ध जो होता है वो पेशवा के साथ वसीन की संधि के साथ ही खत्म होता है और अंग्रेज को अपनी स्वायत्ता ये दे देता है, अर्थात पेशवा का वैल्यू अब गिर जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने इस पहला आंग्ल मराठा युद्ध का जो की पॉइंट है उसको समझिए। माधवराव खास करके जो पानीपत की लड़ाई के बाद चाहा था कि हम इसको उभारें, मराठा साम्राज्य को, बहुत हद तक सफल भी होता है और उसके बाद हैदर अली को हराता है, चौथ और सरदेश मुखी उससे लेता है, फिर मुगलों को परास्त करने की कोशिश करता है और बहुत हद तक सफल होता रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होता है तो नारायण राव जो इसका भाई रहता है गद्दी पे बैठता है और उसके बाद मृत्यु के बाद इसका बेटा माधव नारायण राव गद्दी पे बैठता है और चाचा इसका जो रघुनाथ राव होता है अगला पेशवा बनने के क्रम में इसको मार देता है। मारने के क्रम में ये भाग जाता है सूरत और अंग्रेज से संधि कर लेता है। यहीं पे नींव पड़ती है पहला आंग्ल मराठा युद्ध के। सूरत की संधि होता है किसके किस बीच? तो अंग्रेज सरकार जो कि मुंबई की रहती है और दूसरी ये रघोबा के बीच में होता है। फलस्वरूप बम्बई की अंग्रेज सरकार वर्सेस रघोबा के बीच जो सूरत की संधि होता है वो कलकत्ता की अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आता है, तो पुरंदर की संधि करता है पूना दरबार के बीच में कलकत्ता सरकार। फलस्वरूप जब इसको अब बम्बई की सरकार को ये पुरंदर की संधि पसंद नहीं आता है तो अंग्रेज का मराठा से लड़ाई होता है और लड़ाई में मराठा जीतता है। यहाँ पे मराठा जीतता है और जीतने के बाद अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करता है, बरगांव की संधि, और जो कि बारन हस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है उसको पसंद नहीं आता है। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार और पूना दरबार के बीच में ये जो संधि होता है वो यहाँ पे होता है सालवाई की संधि। और ये सालवाई की संधि के तहत जो कि 1782 में होता है, महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता का काम करता है और आने वाले 20 वर्षों तक राज्य में शांति स्थापित होता है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि मराठा संघ अपने आप में फूट करते रहता है, जैसे कि पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले, ग्वालियर का सिंधिया और धार का पवार, ये सभी क्या करता है? ये सभी आपस में फूट करता है, जबकि अंग्रेज कंसोलिडेटेड होकर के चाहता है कि हमको मराठा को जीतना है और अंतिम रूप से जीत भी लेता है। फलस्वरूप ये जो संघर्ष का दौर होता है, जैसे कि हमने कहा कि सालवाई की संधि के दौरान महादजी सिंधिया ने के मध्यस्थता से सालवाई की संधि होता है। फलस्वरूप नाना फडणवीस को ये चुभ जाता है कि कैसे महादजी सिंधिया की इतना शक्ति बढ़ गया। फलस्वरूप दोनों में शक्ति संघर्ष होने लगता है, आपसी द्वंद्व होने लगता है। ऐसा होता है कि 1800 में जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है तो बाजीराव द्वितीय स्वच्छतारी शासक के रूप में शासन करने लगता है। बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव का बेटा होता है, रघोबा का बेटा होता है। ठीक, तो सिंधिया और होलकर को लड़वाकर पेशवा खुद चाहता है कि मैं शक्तिशाली बन जाऊँ। उधर सिंधिया और पेशवा और होलकर भी आपस में चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि मैं शक्तिशाली बन जाऊँ। फलस्वरूप 1801 में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देता है, तो होलकर भी उठता है और पेशवा को पीट पीट के हथपर नामक हरा देता है। इसमें सिंधिया भी और पेशवा की संयुक्त सेना को हराता है। फलस्वरूप पेशवा भाग के चला जाता है वसीन और वहीं पे ये संधि करता है और पेशवा की स्वायत्ता को समाप्त कर देता है, अर्थात पेशवा अपने स्वायत्ता को अंग्रेज के पास जाकर के गिरवी रख देता है। तो इस प्रकार से पहला आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है वसीन की संधि। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। बाबू यहाँ पे समझना कि पेशवा अपनी स्वायत्ता खो देता है, लेकिन पेशवा के साथ और लोग भी है ना। कौन कौन है बाबू? सिंधिया है, भोंसले है। जो सिंधिया है, भोंसले है, क्या इसको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो इसीलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का बीज वसीन की संधि में ही छुपा है, अर्थात द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का बीज वसीन की संधि में ही छुपा है। याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का बीज वसीन की संधि में छुपा है, क्योंकि वसीन की संधि के तहत पेशवा ने अपनी स्वायत्ता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी और ये बात सिंधिया और भोंसले को पसंद नहीं आता है। फलस्वरूप दौलत राव सिंधिया और रघुनाथ राव भोसले ने संयुक्त मोर्चा बना करके अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फींक देता है लड़ाई का, लेकिन अंतिम रूप से ये दोनों हार जाता है। फलस्वरूप अंग्रेज इसके साथ सिंधिया के साथ 1803 ईस्वी में सुरजन अर्जुन गांव की संधि और भोसले के साथ 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि करता है। याद रखिएगा, सिंधिया के साथ 1803 में सुरजी अर्जन गांव, 100 से सिंधिया 100 से सुरजी अर्जन गांव, और भोसले के साथ 3 में ही देवगांव की संधि करता है। दोनों एक साथ लड़ता है, हार जाता है। बाबू बात यहीं तक खत्म नहीं होती है।
द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में जब सिंधिया और भोंसले मिलकर के लड़ाई कर रहा था तो होलकर अलग था, कह रहा था हमको कोई मतलब नहीं है, तुम मरो कटो। लेकिन जब 1803 ईस्वी में सिंधिया और भोंसले को अंग्रेज हरा देता है तो बारी आती है होलकर की। जब होलकर अकेले लड़ाई करता है तो अंग्रेज से कहीं जीत पाए नहीं, ना जीत पाएगा होलकर अकेले। फलस्वरूप 1805 ईस्वी में होलकर भी हार जाता है और राजपुर घाट की संधि कर लेता है। तो इस प्रकार से देखें कि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1803 में शुरू हुआ था और 5 में खत्म हुआ, तो इस प्रकार से सिंधिया, भोंसले और होलकर को अंतिम रूप से हरा देता है और द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेज जो है यहाँ पे विजय होता है। अब रही कहीं कसर होता है पेशवा का, उसको भी तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में खोजता है कि खत्म कर दे। देखिए तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध का कारण होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये होता है गवर्नर जनरल, एक्चुअली में बंगाल का रहता है, लेकिन बंगाल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा जाता है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर बंगाल का गवर्नर जनरल है तो ऑब्वियस रूप से वो मद्रास वाले रीजन में और बम्बई वाले रीजन में अपनी तूती बोलेगा, बिना इसके परमिशन के कुछ नहीं होगा। फलस्वरूप लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी दमनकानी नीति के लिए जाना जाता है और वहाँ पे एक होता है पिंडारी। बाबू ये पिंडारी में क्या होता है तो अवैतनिक सेना होता है, अवैतनिक सैनिक होता है और ये मराठा के सेना में काम करता है, समझ गए। अर्थात कहने का मतलब नियमित रूप से वेतन नहीं ज़्यादा, जब युद्ध होगा तब इसको वेतन दिया जाएगा, नहीं युद्ध होगा तो नहीं। अनियमित कह सकते हैं इसको, अनियमित सैनिक होता है। अवैतनिक ने अनियमित, अर्थात नियमित रूप से सेना को पैसा नहीं दिया जाता है, जितना देर युद्ध करेगा उतना देर पैसा देंगे और जो लूट का धन होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा होगा। तो ये होता है पिंडारी। ऑब्वियसली रूप से जो आपके लिए काम करेगा उससे आपको लगाव होना ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ तो इस मोबाइल के प्रति मेरा बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन हो गया है। कल हो के मैं बड़ा बन जाऊँगा तो चाहूँगा कि इसको मैं सहेज के रख दूँ। तो ये तो वस्तु के प्रति इतना होता है तो इंसान के प्रति कैसे ना हो। तो इस प्रकार से ये जो पिंडारी था इसके लिए लड़ाई करता था और इस पर अगर कोई लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति दमनकारी नीति अपनाएगा तो मराठा को बर्दाश्त नहीं होगा। फलस्वरूप मराठा के संप्रभुता को चुनौती देने का काम करता है लॉर्ड हेस्टिंग्स और यहीं पे छिड़ जाता है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। अंतिम रूप से इसमें मराठा की हार होती है, मराठा हारता है और हारने के बाद हम देखते हैं कि पूना की संधि के तहत पेशवा को ही अंत कर दिया जाता है, अर्थात पेशवा के पद को ही खत्म कर दिया जाता है। अंत में हारने के बाद 1818 ईस्वी में पूना की संधि होता है और पूना के संधि के बाद पेशवा के पद को अंत कर दिया जाता है। इसके बाद सिंधिया, भोसले और अन्य संधि के माध्यम से अंग्रेज के संरक्षण में आ जाते हैं। साथ ही बाजीराव द्वितीय जो पेशवा रहता है उसको कंपनी का पेंशनर बना करके बिठूर जो कि कानपुर यूपी में है वहाँ पर भेज देता है कि भाई तुम पेंशन लो और पेशवा से तुम चाहते हो कि हमारा साम्राज्य वैसा मत चाहो, पेंशन पे हमारे जिंदा रहो, अर्थात मेरा गुमास्ता बन के तुम जिंदा रहो। नाम मात्र का राज्य जो रहता है सतारा, चूंकि हमने बताया था कि ये राजा राम जो है अपनी राजधानी सतारा बना लेता है, फिर उसकी बीवी जो होती है ताराबाई, फिर वो अपना बेटा शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन करने लगी है सतारा से। लेकिन साहू और ताराबाई में जब संघर्ष होता है तो साहू जीतता है और सतारा पे शासन कर लेता है। तो यही, और उसके बाद ताराबाई कोल्हापुर भाग जाती है। तो यही जो नाम मात्र का राज सतारा रहता है, सतारा पे छत्रपति शिवाजी के वंशज को, व्यक्ति को एक राजा बना दिया जाता है और इस प्रकार से अंग्रेज का जो संप्रभुता है वो मराठा वाले रीजन पे कायम होता है। तो इस प्रकार से हमने पहला, दूसरा और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध को पढ़ा और अंतिम रूप से 3 युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने मराठा क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है, वहां पे सहायक संधि लाद देता है। बाबू याद रखिएगा द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय जो यहाँ पे गवर्नर था वो बेलेजली था, और बेलेजली ने यहाँ पे सहायक संधि करता है किसके साथ? सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव के और भोंसले के साथ देवगांव के और होरकर के साथ राजपुर घाट के। तो ये जो सहायक संधि है ये कौन करता है? ये बेलेजली करता है और ये क्या रहता है? तो ये बंगाल का गवर्नर रहता है, बंगाल का गवर्नर। और बंगाल के गवर्नर कहे तो कलकत्ता का गवर्नर जो होगा ऑब्वियस सी बात है मद्रास और बम्बई वाले क्षेत्र पे भी वो अपना प्रभुत्व जमाएगा। तो इस प्रकार से लॉर्ड बेलेजली को याद रखना है। पहला एंग्लो मराठा युद्ध के समय में याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय में लॉर्ड बेलेजली और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के समय में लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसको गवर्नर जनरल को याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म बनता है। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे अंत करता हूँ। स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट।